गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जैसा कि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंतर्गत होमो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में चर्चा की और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनके एग्जाम्पल लेकर के उनको किस प्रकार से बढ़ती हुई एनर्जी के रूप में सिग्मा और पाई बॉन्डेड के रूप में इलेक्ट्रॉन जो है कक्षकों में भर रहे हैं और उनके आधार पे हमने उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बॉन्ड ऑर्डर, इनकी बातें हमने की। आज हम उसी कड़ी में विषम नाभिकीय हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम समान कर रहे थे, जैसे Cl2 आ गया, H2 आ गया, है ना, इस प्रकार के कंपाउंड्स की बात कर रहे थे मॉलिक्यूल की। आज हम बात करेंगे विषम परमाणु, विषम नाभिकीय द्विपरमाणुक, यानी वे अणु जो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने हों, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO इत्यादि। इनमें परमाणुओं के नाभिक आवेश अलग अलग होने के कारण उनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन के प्रति जो आकर्षण बल है वो अलग अलग हो जाता है, अर्थात सब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है भिन्न भिन्न हो जाती है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं कि ऊर्जा जो है अलग अलग हो जाएगी। वहाँ पे हम बात कर रहे थे कक्षकों का जो आकार था, S के बराबर था, P के बराबर था, है ना। इसका अब यहाँ क्या आ जाएगा, इनका अंतर आ जाएगा। यहाँ मान लीजिए P है तो दूसरे का यहाँ P आ जाएगा। इसका मतलब एक दूसरे से एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। तभी हमने कहा है कि सब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है वो भिन्न भिन्न हो जाएगी। देखिए एक एग्जाम्पल हमने लिया कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। ऑक्सीजन का क्या, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऊर्जा के आधार पे होगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 1s जो है इक्वल है दोनों में, तो 1s में कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1s के दोनों कक्षक भरे हुए हैं। 2s में भी दोनों कक्षक भरे हुए हैं। 2s के कक्षक में देखिए ये 2s का ये कक्षक हमारे पास 2s किसका, कार्बन का, ये हमारे पास ऑक्सीजन का। एक साइड में हमने कार्बन ले रखा है, दूसरी ऑक्सीजन ले रखा है। ये कार्बन का 1s2 2s2 और क्या था 2p2, इधर ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है 1s क्योंकि बहुत लोअर एनर्जी का होता है तो इसका हम ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते हैं। 2s 2p से शुरू हो जाता है। 2s में देखिए कार्बन का, देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी को ऊपर दिखाया हुआ है, ये ऊर्जा का रूप दिया, ये हमने ऑक्सीजन को थोड़ा सा नीचे दिखा रखा। तो ये ऊर्जा का जो डिफरेंस है हेट्रो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर, जो ऊर्जा का डिफरेंस है उसी को हमें शो करना है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे 2s देखिए थोड़ा ऊपर है, 2s यहाँ पे नीचे ऑक्सीजन में, ये इसका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ गया किसका, 2s का। और यहाँ पे देखिए अब ये 2s का क्या है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो जो 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन जो भर रहे हैं कितने थे, 2 और ये 2 चारों इलेक्ट्रॉन भर गए क्योंकि 2s कंप्लीट है। अब देखिए 2p में चलते हैं। कार्बन के 2p में 2px1 2py1 2pz के अंदर 0। ऑक्सीजन में क्या है, 2px1 2py1 2pz के अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी पूर्ण भरा हुआ है 2pz में, ठीक है। तो 2pz का अक्सर देखिए आपको यहाँ पे क्या आ गया, 2pz यहाँ पे लोवेस्ट एनर्जी पे आ गया, पूर्ण भरा हुआ है। अब 2px 2py से क्रिया करके दोनों क्या बना लेते हैं, समान ऊर्जा के दोनों का अक्सर बना लेते हैं, बॉन्डिंग। ये हुई बॉन्डिंग फॉर्मेशन की बात हुई। अब यहाँ पे 2s क्या है, जो मैंने कहा 2py और xz तीनों से ही हायर एनर्जी का होता है। 2ps स्टार, स्टार मीन्स एंटी बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एनर्जी का लेवल जो है इनसे दोनों से ही ज़्यादा। क्यों, ये हमें पता कब चलेगा, मान लीजिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, कार्बन ये प्लस आयन की बात करें, तो अब सवाल ये कि CO के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो हो किस कक्षक से निकले। तो इसका जब एनालाइज किया गया तो हमने देखा कि 2s स्टार, 2s जो सिग्मा 2s स्टार की जो बात कर रहे हैं, यानी एंटी बॉन्डिंग 2s कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे निकलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हायर एनर्जी का कक्षक है ये, कौन सा, 2s कक्षक जो है वो किससे, 2py 2px और 2pz से। यही हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। तो इन दोनों का जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया जा रहा है तो आप देखने मिलेंगे कि एनर्जी का डिफरेंस देखिए, कार्बन की फिर एनर्जी यहाँ पे P की हायर है, यहाँ पे एनर्जी जो है वो ऑक्सीजन की लोअर है। तो एनर्जी का जो डिफरेंस है, जब डायग्राम आप शो करोगे तो आपको ये रिप्रेजेंट करना होगा कि हायर एनर्जी थोड़ा सा 2s का, इधर 2s का लोअर, ऑक्सीजन का, कार्बन का फिर 2p का हायर एनर्जी में और इसका लोअर एनर्जी में। फिर इनके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जो कक्षक हम बनाते जा रहे हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद देखिए इसके अंदर
अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो क्या था हमारे पास, ये था सिग्मा 2s बॉन्डिंग होल स्क्वायर, यानी 2s के अंदर बॉन्डिंग के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। फिर 2p बॉन्डिंग में 2pz, ये हमारे पास क्या आया था, देखिए ये हमारे पास आ रहा 2p आ गया पहले, उसके बाद 2pz आ गया, 2pz का कक्षक आ गया। अब ये 2pz का कक्षक जो हमारे पास क्या आ रहा है, उसके बाद पाई बॉन्डिंग 2px का स्क्वायर, फिर पाई बॉन्डिंग 2py का स्क्वायर, जो पहले 2pz आ गया, फिर 2py का आ गया। अब इसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, सिग्मा स्टार 2s का होल स्क्वायर, एंटी बॉन्डिंग 2s बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसका मतलब ये क्या था, सबसे हायर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब इनका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो आप देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखिए 2 4 6 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या लिखा हमने, 8 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, बॉन्डिंग के हैं। और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या कर दिया हमने, एंटी बॉन्डिंग के। तो क्या आया हमारे पास 3। इसका मतलब C ट्रिपल बॉन्ड O के अंदर ये 2 पाई बॉन्डिंग है और एक हमारे पास क्या, सिग्मा बॉन्ड। और यही हम कह रहे हैं क्या, हमारे पास 2 पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। तो ये रिप्रेजेंट इसको हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था CO+ ले लिया जाए तो आप देखेंगे कि सिग्मा स्टार 2s से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अर्थात उच्च ऊर्जा स्तर पर ये ऑर्बिट है जिससे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहा है। तो ये हुआ हमारे पास होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात की, फिर हेटेरो डायटोमिक की बात की। होमो में आपने देखा था कि अप टू लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन तक हमने देखा था कि पहले पाई XY वाले भरते हैं, उसके बाद Z वाला भरता है। लेकिन जैसे हम आगे ऑक्सीजन और फ्लोरीन में जाते हैं तो Z वाला कक्षक पहले भर जाता है। तो ये अंतर, एक तो अंतर रखना है। उसके बाद हेटेरो डायटोमिक की मैं बात करें तो क्योंकि हेटेरो है, इसका मतलब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर अंतर है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसीलिए तो हेटेरो हैं। और दोनों के अंदर जो है ऊर्जा का डायग्राम जो है वो अलग अलग एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा और उसके अनुसार बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो, ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो भरते जाएंगे। अब हम देखते हैं इसके बाद कि कंपैरिजन करें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्यों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से सुपीरियर है। एक्चुअल में दोनों ही थ्योरी अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कंपेयर हम करते हैं, तभी हमने दोनों थ्योरियों को अलग अलग पढ़ा है। सिमिलरिटी देखेंगे, उसके बाद हम इसके देखेंगे डिफरेंशिएट। सिमिलरिटी में देखिए हम देखते आ रहे हैं कि बोथ थ्योरीज एक्सप्लेन कोवलेंट बॉन्ड्स। दोनों ही थ्योरी क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसी प्रकार से बोथ थ्योरीज आर कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। दोनों थ्योरी में क्या है डायरेक्शनल की बात हम कर रहे हैं। तो डायरेक्शनल की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर XY Z एक्सिस डायरेक्शनल की बात करें दोनों ही, क्योंकि ओवरलैपिंग जो हो रही है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग कहाँ हो रही है वो देखेंगे। थर्डली है अकॉर्डिंग बोथ थ्योरीज क्या है, ओवरलैपिंग अकर किसमें, बिटवीन ऑर्बिटल ऑफ द अप्रोक्सीमेट सेम एनर्जी। ये मैं पहले कहा कि लगभग अप्रोक्सीमेट सेम एनर्जी, लगभग समान ऊर्जा के ऑर्बिट के अंदर ओवरलैपिंग जो है वो मैक्सिमम होता है। उसके बाद आता है कि बोथ अकॉर्डिंग टू द पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, मस्ट हैव सेम ज्योमेट्री। उनकी ज्योमेट्री जो है वो भी समान हो, ऊर्जा समान होगी, ज्योमेट्री समान होगी, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो पहले एटॉमिक ऑर्बिट हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। तो ये सब क्या है, एक समानता, सिमिलरिटी दिखाते हैं। किसमें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में वही चीज़ थी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी वही चीज़ बता रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, यानी जैसे जैसे ओवरलैपिंग बढ़ती जाएगी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है उसकी वो भी बढ़ती जाएगी। दोनों क्या समानुपाती के निशान में है, इसका मतलब दोनों बढ़ते जाएंगे। इसी प्रकार से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज बिटवीन बॉन्डेड न्यूक्लियाई, यानी रिपल्सन अगर हम उसका कम हो रहा है, एनर्जी उसकी कम होगी और स्ट्रेंथ उसकी बढ़ेगी। तीनों चीज़ें क्या बता रही है हमारे पास, रिपल्सन के बारे में बता रहे, रिपल्सन कितना हो रहा है, कम हो रहा है। इसी प्रकार से क्या होता है, रिपल्सन अगर कम हो रहा है उसके बाद स्ट्रेंथ बढ़ रही है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एनर्जी भी उसकी कम हो रही है। अब लेते हैं कुछ इसके डिफरेंस में क्या देखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी तक हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बात की थी कि भाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, उसका वेव फंक्शन क्या है, उसके आधार पे इसके हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं।
लेकिन मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर आपने देखा होगा टू फॉर्म ए कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स थ्रू LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हमने बात की थी, इस मेथड से इसको हम करते हैं। सेकेंडली, एटॉमिक ऑर्बिटल्स डज नॉट लॉस्ट देयर आइडेंटिटी, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल जो है यानी अतिव्यापन के पश्चात भी अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं। संयोग करने के पश्चात ही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में वो अपनी आइडेंटिटी को खोते नहीं हैं, बनाए रखते हैं। लेकिन यहाँ हम देखेंगे MOT के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स लॉस्ट देयर आइडेंटिटी, यहाँ पे क्या कर देते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट कर देते हैं, एक नई आइडेंटिटी बना लेते हैं, एक नई पहचान बना लेते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोनोसेंट्रिक, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम देखते हैं कि प्रत्येक एटम जो अपने अपने न्यूक्लियाई के द्वारा बंधे रहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, मोनोसेंट्रिक हैं वो, है ना। और जबकि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या है, पॉलीसेंट्रिक हो जाते हैं। उसके बाद है दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी ऑफ द, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इनकी चुंबकीय गुणों की बात हम करें, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय, तो यहाँ पे हम कहते हैं इनकी पैरामैग्नेटिक गुण को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, किससे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। ये कमी कह सकते हैं इसकी, या हम ये कह सकते हैं इन मामलों में, इन कार्यों में जो MOT थ्योरी है वो सुपीरियर है देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहाँ पे सुपीरियर की अगर बात आ जाती है कि क्यों एडवांसमेंट है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का, तो हम ये पॉइंट्स वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इनकी बता सकते हैं। फिर कैन नॉट एक्सप्लेन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन, इसी प्रकार से स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, जबकि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन CO इनकी कहता है, किससे, बॉन्ड ऑर्डर हम मान निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर के द्वारा इसकी स्टेबिलिटी को भी हम निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर की चर्चा नहीं की गई थी। नेक्स्ट है कि ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है क्या, फॉर्मेशन ऑफ हेटेरो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, जैसे He+, H2+, इनके हेटेरो मॉलिक्यूल है, क्यों H के अंदर दो हैं, एक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन जब H2+ करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो हेटेरो एटम्स के मॉलिक्यूल्स को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, कौन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जबकि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इसको आसानी से एक्सप्लेन कर देता है। उसके बाद आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर भी स्पेक्ट्रम जैसी कोई चर्चा नहीं हुई थी, जबकि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर आप देखेंगे कि लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कक्ष से दूसरे कक्ष में, या कहें लो से हाई, हाई से लो में जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, कुछ स्पेक्ट्रम बनने के हैं, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। उस दौरान क्या होगा कि यहाँ पे बॉन्डिंग के अंदर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो स्पेक्ट्रम को आसानी से समझाने में समर्थ है। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन के बारे में जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो वो क्या हायर एनर्जी में चले जाते हैं, तो यह इस दौरान क्या उसका स्पेक्ट्रम जो वो शो होता है, लेकिन इसके अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऐसा नहीं बताते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड स्ट्रक्चर के लिए क्वांटिटेटिव गुणात्मक व्यवस्था यदि क्वालिटेटिव गुणात्मक व्यवस्था के रूप में बताता है, कौन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जबकि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड स्ट्रक्चर है, बॉन्ड है, स्ट्रक्चर है, इनके लिए क्वांटिटेटिव एक मात्रात्मक संख्यात्मक मान हमें यहाँ पे, जैसे बॉन्ड में हम निकालते हैं 0.1, 0.2 या 1.5, 1.3, यानी जो भी इसका बॉन्ड का मान आता है, तो बॉन्ड की एनर्जी जो है वो यहाँ हम ज्ञात करते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऐसा नहीं होता, तो वो क्या कहलाता है, क्वालिटेटिवली कहता है, और यहाँ पे MOT हमें कहता है क्वांटिटेटिवली। अब मैं जिसकी चर्चा कर रहा था कि MOT जो है वो VBT की तुलना में किन किन बातों के कारण अधिक श्रेष्ठ है, वहाँ भी हमारे पॉइंट आए थे, उन्हीं के बारे में फिर चर्चा कर लेते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बंधित नाभिक के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म पूर्ण रूप से स्थानीयकृत लोकेलाइज्ड होता है। ये बात हमने रखी थी, क्या है, लोकेलाइज्ड है, और ये अवास्तविक है। अगर लोकेलाइज्ड है, क्योंकि हमने कहा था इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अनंत तक है, इन्फिनिटी है, लेकिन यहाँ तो आपने इसको लोकेलाइज्ड बता दिया, तो ये एक अवास्तविक सा है। क्यों, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के अनंत दूरी तक पाए जाने की कुछ न कुछ संभावनाएं तो अवश्य ही होती हैं। तो MOT इलेक्ट्रॉन के अस्थानीयकरण डीलोकेलाइजेशन को मानता है। MOT कह रहा है कि ये क्या कर रहा है, डीलोकेलाइजेशन, ये MOT के द्वारा बताता है, ये VBT के द्वारा बताता है, ठीक है। उसके बाद आता है MOT आणविक स्पेक्ट्रम की व्याख्या के बारे में हम बात करें। MOT जो आणविक स्पेक्ट्रम की व्याख्या अच्छी तरह से कहते, जो अभी बताया था आपको, एनर्जी की डिफरेंस के कारण जो बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जब जा रहे हैं।
नेक्स्ट, अणुओं में पोलरिटी ध्रुवणता इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन को समझाने के लिए वैलेंस बॉन्ड को अनुनाद का सहारा लेना पड़ा है। यहाँ पे रेजोनेंस की बात कर रहे थे, जबकि एमओटी का स्वतः ही इसका स्पष्टीकरण हो जाता है। एमओटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर देता आसानी से, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, अनपेयर्ड है, पेयर्ड है तो क्या स्थिति है, अनपेयर्ड है तो क्या स्थिति है, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस चीज़ को नहीं बता पाता है। इसी प्रकार से और विषम इलेक्ट्रॉन युक्त अणुओं के H2+ O2- की व्याख्या भी MO2 से संभव है, न कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा। फिर NO, NO2, NO नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के स्थायित्व है बॉन्ड क्रम MO2 से हम समझा सकते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं समझ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो जिसके कारण से MO2 जो है वो श्रेष्ठ है किससे, VBT से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। अब आता है एक थोड़ा सा पॉइंट और इसके आगे, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? सामान्य सी बात है, जब दो परमाणुओं के मध्य बॉन्ड पाया जाता है और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी एक सहसंयोजक बंध को तोड़कर उदासीन मूलकों में बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको हम क्या कहेंगे, बंध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी। ये दो प्रकार की होती है, डिसोसिएशन एनर्जी और दूसरे लेते हैं बॉन्ड एनर्जी में। डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? गैसीय अवस्था में एक बंध को तोड़कर दो उदासीन मूलकों में वियोजित करने की आवश्यक ऊर्जा, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको वियोजित ऊर्जा कहते हैं, वियोजन ऊर्जा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O की अगर हम बात करें तो यहाँ हम देखेंगे ये H2O एक मोलिक्यूल है, इसमें HO और H आयन में जब वियोजन हुआ, डिसोसिएशन हुआ, तो ये एनर्जी क्या आई, D118 किलो कैलोरी पर मोल। अब दूसरा OH फिर यहाँ से टूटेगा तो ये क्या बनेगा, O और H में, तो फिर डिसोसिएशन एनर्जी क्या हुई, 100 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये एक टाइप हुआ जिसको कहते हैं डिसोसिएशन एनर्जी, किसी भी मोलिक्यूल में अणुओं का अंदर मोलिक्यूल में एटम्स का टूटना और इस प्रकार से डिसोसिएट होना। दूसरा था हमारे पास बॉन्ड एनर्जी, किसी अणु के लिए विभिन्न बंधों की वियोजित ऊर्जा, प्रत्येक बंध की वियोजित ऊर्जा, जैसा कि हमने ऊपर ज्ञात किया था डिसोसिएशन एनर्जी, उनका औसत अगर निकाल दिया जाए तो वो कहलाता है बॉन्ड एनर्जी। वो क्या कहलाता है, बंध ऊर्जा कहलाती है। देखिए हमने ऊपर निकाला D118 किलो कैलोरी पर मोल, सेकेंड में क्या निकाला 100, टोटल क्या हो 218। अगर इसका औसत लिया जाए तो 109 किलो कैलोरी पर मोल होता है। तो यहाँ HO की जो बॉन्ड एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो उसका नाम देंगे 109 किलो कैलोरी पर मोल। डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए अगर हम बात करें तो D = E, यानी D = E डिसोसिएशन एनर्जी होती है E के बराबर। तो यहाँ पे एनर्जी जो बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए D = E, जो ओनली वन बॉन्ड के लिए अगर बात है तो ही हम यहाँ पे बता सकते हैं। डाई एटोमिक है तो दो एटम्स के मध्य एक ही बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड की अगर हम बात करें दोनों के अंदर जो है वो बंध ऊर्जा और डिसोसिएशन एनर्जी, डी मीन्स डिसोसिएशन एनर्जी, ई मीन्स बॉन्ड एनर्जी, दोनों का मान जो है वो इक्वल होगा। अब है बॉन्ड एनर्जी को प्रभावित करने वाले कुछ कारक की हम बात कर रहे हैं, वो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द बॉन्ड एनर्जी को बॉन्ड ऑर्डर। कैसे, दूरी देखिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के अगर हम बीच की दूरी की बात करें 1.54 एंगस्ट्रॉन आती है, बॉन्ड सामर्थ्य तो 79.1। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में देखिए 1.34 और या था 141.3, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में 1.20 194.4। इसका मतलब आप देखने मिलेगा आपको कि यहाँ हम कह रहे हैं, देखिए दूरी, ये एंगस्ट्रॉन में जो मान आ रहा है ये क्या आ रहा है, कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता है, लेकिन एनर्जी बॉन्ड सामर्थ्य क्या है, बढ़ती जा रही है, ये बढ़ती जा रही है और ये मान जो है वो कम होता जा रहा है। दूसरा आता है इसमें टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, ये कैसे प्रभावित करता है, तो बॉन्ड साइज प्रभावित करती है, इसी प्रकार से बॉन्ड ऑर्डर प्रभावित करता है। बॉन्ड साइज में क्या है, देखिए वो सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड 1.14, कार्बन क्लोरीन के 1.76, कार्बन ब्रोमीन के 1.96। तो जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं आगे इनका कक्ष का आकार बढ़ता जाता है और उनकी दूरी भी बढ़ती जाएगी, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर होते जाएंगे और यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ जो हम कहते हैं एनर्जी जो है वो मान जो है वो किसका, बॉन्ड स्ट्रेंथ का मान जो है वो कम होता चला जाएगा। उसके बाद है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो तीनों प्रभावित करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, एटॉमिक साइज और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखिए क्या होता है, संकर्ण हमने देखा sp3 टाइप का, sp2 टाइप का, sp टाइप का संकर्ण। तो ये क्या है, यहाँ पे इसके एस गुण की अगर हम बात करें तो देखिए sp3 में क्या है 23.5% एस का गुण। इसी प्रकार से क्योंकि 4 हैं टोटल, 100 को मान के चले तो 25%,
sp2 में 33.3%, sp में 50%। इसी प्रकार से बॉन्ड दूरी की हम बात करें, sp3 के अंदर 1.4114, sp2 के अंदर 1.11, sp के अंदर 1.01। और विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो देखिए 2.48, 2.75 टू 3.25। इसका मतलब एस करेक्टर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान भी बढ़ता जा रहा है। अब देखिए बॉन्ड एनर्जी का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ भी ये मान बढ़ता जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्रभावित करता है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी प्रभावित करता है इसको, और एटॉमिक साइज भी, बॉन्ड ऑर्डर भी। अब इसके बाद आता है कि मल्टी सेंट्रिक बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन न्यून अणुओं में बहुकेंद्रीय बंध। इलेक्ट्रॉन के न्यून जो हैं उनके अंदर पॉलीसेंट्रिक जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, उनके बारे में हम बात करें। एक एग्जांपल है बहुत सिंपल हमारे पास, एथेन और डाइबोरेन का। एथेन क्या होता है, C2H6, डाइबोरेन क्या है, B2H6। देखने में ऐसा लगता है कि दोनों ही एक समान है, दोनों ही क्या है, एक समान है। देखिए B2H6 और ये है B2H6, दोनों ही देखने में एक समान लगते हैं, लेकिन अगर हम बाउंड की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे अंतर नज़र आएगा। देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, बीच में कार्बन कार्बन जुड़ा और हाइड्रोजन जुड़ा, तो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब कितने, 7 बॉन्ड है, तो 7 है, इसका मतलब एक में डबल इलेक्ट्रॉन, 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन्स इसमें काम आ रहे हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि 14 इलेक्ट्रॉन काम है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया आपका डाइबोरेन के B2H6 का, तो यहाँ आप देखेंगे कि इससे पहले आप देखें इसका एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे कि C2H2 अणु के लिए 2 कार्बन परमाणु क्या है, 1s2 2s2 2p2 के लिए संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, 4, कितने कार्बन है, 2, टोटल कितने हो गए, 8। अब यहाँ पे अगर देखें 6 हाइड्रोजन है, प्रत्येक 1s1 है, तो 6 × 1 = क्या हो जाएगा, 6, और दोनों का मान क्या हो जाएगा, 14। इसका मतलब कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है C2H6 के अंदर 14 है। अब B2H6 की हम बात करें, 2 बोरोन परमाणु का स्ट्रक्चर में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, 2 है तो 3 × 2 तो कितने हो गए, क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की हम यहाँ बात करें, देखिए ये इलेक्ट्रॉन, तो 2s2 2p1, टोटल कितने हुए इसमें संयोजकता कोष में, 3 इलेक्ट्रॉन, और कितने हैं बोरोन, 2, तो 3 × 2 = 6। फिर हम देखते हैं हाइड्रोजन का 6, टोटल कितने आए, 12। इसका मतलब बहुकेंद्रीय बंध से इसको हम जस्टिफाई करते हैं, इस चीज़ को पॉलीसेंट्रिक बंध बना करके 12 को हम जस्टिफाई करते हैं, न कि इस रूप में कि दोनों में ही 14 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं है। इसको फिर देखिए आप, यहाँ पे दोनों बोरोन के मध्य मैंने एक हाइड्रोजन को कर रखा, यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा रखा, दोनों हाइड्रोजन, ये एक सिग्मा बंध बनाए हुए हैं, कोई टेंशन नहीं इनकी। अब देखिए आप जो मध्य का ब्रिज जो हाइड्रोजन बात कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, एक बोरोन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक बोरोन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो कहने का यहाँ बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, यहाँ पे बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास 2 ही हैं, और सेंटर में कितने हैं, 3। इसका मतलब केंद्र कितने हुए हमारे पास, 1 2 और 3, यहाँ भी 1 2 और 3, तो केंद्र तो हमारे पास कितने हो गए, 3, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और यहाँ भी 2, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने, 2। तो हम कहें C3C2E। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे दे रखा आपको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाई 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 का सेंटर 2 सेंटर, यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन से क्या तात्पर्य है। तो इसको आपको एग्जाम्पल को याद रखना होगा, डाइबोरेन का एग्जाम्पल लेकर के आप 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे बोरोन के पास एक एक है, क्यों एक हाइड्रोजन के पास, एक यहाँ 2 आ गया, एक बोरोन के पास, और क्योंकि हमने कहा था 2s2 2p1, तो ये 3 ही तो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, इधर भी 1 2 3, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, एक बोरोन का इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, दोनों ने संयोग किया, लेकिन यहाँ पे काम तीनों सेंटर तीनों काम आ रहे हैं ये जो बंध बनाने में, इसी प्रकार से ये बॉन्ड बनाने में। तो कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है वो
मल्टी सेंटर्ड बंध के द्वारा इसको सेटिस्फाइड करते हैं। इसके बाद आता है डाइपोल मोमेंट, थोड़ा सा ज़्यादा है ये। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, देखिए हमने देखते हैं कई बार H2Cl2 है ना, इनके CCl4, इनके अंदर क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, शून्य है। देखिए CCl4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि शून्य है। इसी प्रकार से अगर हम HCl की बात करें तो आप देखेंगे कि एक के अंदर ये हमने क्या H और ये हमारे पास Cl, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। अब देखना ये है कि इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो किस ओर अधिक है। एक ये हम लगाते हैं पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो क्लोरीन की अधिक है, किससे, हाइड्रोजन से, इसलिए ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को कुछ अपनी ओर ले लेता है, तो इसी से हम कहते हैं पार्शियली नेगेटिव आ जाता है। यहाँ आप देखिए HCl को दिखा रखा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन की तरफ ज़्यादा। लेकिन अगर हम H2 की बात करें तो यहाँ देखें कि दोनों के अंदर एक समान डिफरेंस है। ये दोनों देखिए H2 के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों बराबर हैं, तो ये क्या है, एक समान बंटवारा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक समान बंटवारा नहीं हो रहा है, इसका रुझान क्लोरीन की तरफ ज़्यादा है। तो क्या कहेंगे इसको समझने के लिए कि सांझे के इलेक्ट्रॉन के असमान सांझे से बने हुए बंध को पोलर या ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सांझे के थे, लेकिन फिर हुआ क्या, युग्म के असमान सांझे से, ये असमान सांझे से बना हुआ युग्म क्या होगा, ये पोलर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस अगर 0.5 से कम आता है तो सांझे का इलेक्ट्रॉन युग्म लगभग दोनों परमाणुओं के मध्य रहता है। कब, जब 0.5 से कम आए, ये ध्यान रखना है। अंतर पर्याप्त है तो बंध में आयनिक लक्षण आ जाते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। किसी पोलर अथवा ध्रुवीय अणु के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, अंतर्नाभी की दूरी एवं एक ध्रुव पर उपस्थित आवेश की गुणनफल को हम क्या कह देते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण, म्यू। सो क्या कहते हैं, म्यू इक्वल टू हमने क्या कहा, ED, ये हमने इसको मान निकाला, या D बाई यूनिट से भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या है, E क्या है, अंतर्नाभी की दूरी D, और E क्या है, एक ध्रुव पर आवेश का गुणनफल, दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पे हम बात करें द्विध्रुव आघूर्ण की, तो म्यू बराबर ED, यानी प्रतिशत आयनिक गुणांक जब निकालेंगे द्विध्रुव आघूर्ण के प्रायोगिक मान अपॉन यौगिक को 100% आयनिक मानते हुए म्यू का सैद्धांतिक मान इंटू 100, तो 100 इंटू 100 देंगे तो म्यू अपॉन ED इंटू 100 मान जो इसका आ जाएगा। इसके बाद हम लेते हैं परसेंटेज आयनिक करेक्टर फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ मैंने एक डायग्राम यहाँ दिखाया, देखिए यहाँ पे देखिए 0 से 100% की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये आयनिक गुण को दिखा रहा है, ये इस और आयनिक गुण जो हो बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए सहसंयोजक गुण जो हो बढ़ रहा है, क्यों, 0 से 100%, तो ये सहसंयोजक गुण तब बढ़ता हुआ दिखाई, आयनिक गुण को बढ़ता हुआ दिखाया। कब, अब देखिए बीच में मैंने दिखाया 1.7 पे क्या है, आयनिक और सहसंयोजक दोनों 50% है, 50% है किस पे, 1.5 से। तो 1.5 तक के हम बात करें तब तो करें 50%, अगर 1.5 से नीचे आ जाएंगे तो यहाँ कोवलेंट करेक्टर बढ़ता जाएगा, आयनिक करेक्टर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस रूप में अगर हम देखेंगे इसको आगे की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये आयनिक करेक्टर जो है इसका बढ़ता जाएगा और कोवलेंट करेक्टर कम होता जाएगा। तो यह कि क्या बात हुई हमारे इस ग्राफ से हम क्या क्या देख पा रहे हैं कि कोई भी बंध 100% आयनिक नहीं होता है। दो परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणात्मकता के मान में 1.7 का अंतर हो तो बंध में क्या होगा, 1.7 का अंतर, तो बंध जो 50% आयनिक होगा और 50% कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। विद्युत ऋणात्मकता के मान का शून्य हो तो बंध जो 100% होगा। ये उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान अगर शून्य आता है तो क्या होगा, बंध जो होगा वो क्या होगा, सहसंयोजक होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रूप में तो आप देखिए बताइए चारों क्लोरीन कार्बन, देखिए एक कार्बन की चारों ओर 4 क्लोरीन लगे हुए हैं, इसलिए चारों दिशाओं में इसका अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रभाव दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या, नॉन पोलर होगा, पोलर होगा, नॉन पोलर। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मान 0। इसी प्रकार CO2 में रेखीय रूप में आप देखेंगे एक इस ओर जा रहा है, एक इस ओर जा रहा है, ये देखिए ये दिखा रहे हैं ये, तो ये अगर हम एरो बना रहे हैं ये मान लीजिए, और ये एक सिंबल किसका कहलाता है, इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके कि किस प्रकार से इसका म्यू का मान जो वो बढ़ रहा है,
किस ओर म्यू का मान बढ़ रहा है, ये डायरेक्शन किस ओर जा रहा है। यहाँ पे देखिए CO2 में ये डायरेक्शन में दोनों ओर दिखा रखा है, इसका मतलब ये इसकी ओर जा रहा है, ये इस ओर जा रहा है, एक इस ओर जा रहा है, एक इस ओर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मान जो आएगा वो क्या आएगा, 0, म्यू इक्वल टू 0। और CCl4 के अंदर भी यही स्थिति है, चारों मान, एक ऊपर की जा रहा है, एक नीचे की ओर, इस साइड में इस साइड में, तो दोनों का मान क्या जाएगा, 0। लेकिन यही मान अगर हम अमोनिया के अंदर बात करें तो अमोनिया में आप देखते हैं ये लोन पेयर है, लोन पेयर के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो, इसका म्यू का मान जो है किस ओर जा रहा है, देखिए ऊपर की ओर जा रहा है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का भी क्या, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की। तो स्वाभाविक है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन की तरफ बढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये भी प्लस की तरफ जा रहा है, तो मान इसका मतलब कुछ ना कुछ उसका म्यू का मान जो है वो होगा, अर्थात 1.47 D म्यू का मान यहाँ पे आ रहा है। अब कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं, ये एक एग्जांपल यहाँ पे वो ले रखा है मैंने NF3 का। देखिए NF3 में क्या है, यहाँ पे देखिए NF3 के अंदर देखिए ये लोन पेयर के कारण ये ऊपर की ओर जा रहा है, अप हो रहा है। दूसरा, फ्लोरीन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्लोरीन की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये मान जो है वो नीचे की ओर आ रहा है। तो अब दोनों विपरीत आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो मान जो आएगा वो क्या आएगा, म्यू 0.23 D, अर्थात मान जो है कम आएगा। जबकि अमोनिया के अंदर बात करें तो मान जो है ज़्यादा आ रहा है। तो यही आ जाता है कि NH3, NF3 इनके मान को हम आसानी से निकाल सकते हैं, किसे, डाइपोल मोमेंट के आधार पे। अब कुछ एप्लीकेशंस इसकी ले रहे हैं, देखिए एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट की पहला है प्रतिशत आयनिक लक्षण का निर्धारण, जो अभी अपने निकाला है। दूसरा, अणुओं की आकृति का निर्धारण कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की आकृति कैसी है, रेखीय है। इसी प्रकार से SO2 की आकृति क्या है, रेखीय नहीं है, जबकि दिखे एक जैसे रहे दोनों, लेकिन SO2 के अंदर ऐसा नहीं है। देखिए आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का बनाया है अपने, ये स्थिति आ रही है, तो ये अपने देखा दोनों तरफ ही म्यू का मान क्या आ रहा है, 0, अर्थात इसकी रेगुलर स्ट्रक्चर है, सममिति स्ट्रक्चर है, रेखीय स्ट्रक्चर है। लेकिन SO2 में आप देखेंगे, देखिए ये SO2 ऑक्सीजन की तरफ इधर आ रहा है, ये SO2 में ऑक्सीजन इस ओर आ रहा है, इसका मतलब एक डायरेक्शन में आ रहा मान, एक डायरेक्शन आया तो म्यू का मान कुछ ना कुछ होगा, और वो क्या है 1.6 D के आ रहा है। इसी प्रकार से आप देखिए BF3NH3 जो अभी आपने निकाला है कि BF3 में क्या है, मान जो आ रहा है वो सममित में आ रहा है इसका, ठीक है, क्योंकि एक ये देखिए ऊपर की ओर जा रहा है, ये नीचे की ओर आ रहा है, तो इसका मतलब सममित है, म्यू इक्वल टू मान जो है वो 0 के लगभग आ रहा है यहाँ पे इसका। और यहाँ पे असम्मित है किसका, NH3 में आप देखेंगे कि मान जो है एक ही अप साइड में जा रहा है, तो क्या है ये मान जो आ रहा है वो कुछ ना कुछ मान इसका आ रहा है। तो यहाँ पे सिस और ट्रांस की स्थिति हम यहाँ बता सकते हैं। BF3 का आपने निकाला, BF3 के मान क्या आ रहा है, म्यू 0 आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से इसके अंदर आपने देखा कि NH3 के अंदर, NH3 में कुछ ना कुछ मान आ रहा है, NH3 के अंदर मान आ रहा है, इसी बार NF3 के अंदर मान आ रहा है। तो ये जो मान जो है इनको भी आसानी से हम इससे ज्ञात कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशन के रूप में। सिस और ट्रांस के द्वारा भी बता सकते हैं। बेंजीन की व्युत्पन्नों में विभेद कर सकते हैं, ऑर्थो मेटाडाइनाइट्रो ले लिया, ठीक है। इसी प्रकार पेरा डाइनाइट्रोबेंजीन ले लिया, पेरा डाइनाइट्रोबेंजीन म्यू का मान 0 आ रहा है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे एक ही ऊपर की ओर आ रहा है, एक नीचे की ओर, पेरा एकदम बिल्कुल आमने सामने है। अगर ऑर्थो पे होता तो कोई मान होता, मेटा पे होता तो कोई मान होता म्यू का। तो यहाँ से भी इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बेंजीन कोई व्युत्पन्नों को भी ऑर्थो मेटा पेरा के सिचुएशन से, किससे, डाइपोल मोमेंट की सहायता से। तो इस प्रकार से ये जो एक चैप्टर अपना कोवलेंट बॉन्ड का था, बड़ा चैप्टर था, इसका 8 वीडियो करीब मैंने इसके बनाए हैं, ये आप सभी सुने ध्यान से, और इनकी जो PDF भी मैंने साथ में डाली है, इन PDF का भी अध्ययन करें, तो निश्चित रूप से आप इसको लाभान्वित होंगे। थैंक यू।